अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। डंडा पीर सबका जनाब। और जैसे ही न्यूट्रलिटी के खात्मे के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं और जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कुछ इशारे मिल रहे हैं कि जनाब सीधे हो जाओ, नहीं तो कोई नई डॉक्ट्रिन में लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो लोग जो इस बात का दावा करते थे कां चिट्टा काला नहीं है, उनको हकीकी मानों में वो जड़ा कां है हुण काला नजर आने लग पाया, तो फिर इसका मतलब ये है जनाब कि इस डंडे के लश्कारे ने बहुत सारे लोगों के जो जहन के ऊपर बहुत सारे खुमार थे उनको उतारना शुरू कर दिया है। क्योंकि फिर अगर ये जो इस मरतबा भी अगर वैसे ही ढटाई का मुजाहरा किया जाता रहा, वैसे ही जो जिसे हम कहते हैं हट धर्मी वैसे ही चलती रहती, तो इस मरतबा शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों की तरफ से कुछ किए जाने वाले इंकशाफात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस डंडे के लश्कारों ने किस किस की आंखों को चकाचौंध किया है। आपकी खिदमत में एक बयान है जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो है साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर साहब का। इंटरव्यू दिया है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड डॉन न्यूज़ के आदिल शाह ज़ेब साहब को, और इस इंटरव्यू के अंदर वो इस बात का एतराफ़ करते हैं, बल्कि हुकूमत को दावत देते हैं कि जनाब अगर आपने अक्टूबर में भी इंतखाबात कराने हैं तो हम तैयार हैं। 90 दिन से आगे अगर आपने इंतखाबात लेके जाने हैं हम तैयार हैं। हमें एक फ़ोन कॉल ही कर लो यार, हमें एक मरतबा दावत ही दे दो कि यार आके बैठ जाओ हमारे साथ, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें बातचीत के लिए बुलाएंगे तो हम ना सिर्फ सर के बल बातचीत के लिए आएंगे, बल्कि आपके कहने के मुताबिक ये जो इंतखाबात हैं इसकी तारीख का तयन भी करेंगे, और वन टाइम एक मरतबा आइन से इस इनहराफ को बकौल असद कैसर साहब इसको लिजिटिमाइज करने के लिए आपके साथ मिलकर आईनी तरमीम करने में भी आपके साथ ताउन करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि रिसेंटली जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में बेंच साजी खास तौर पर उसके हवाले से जो कानून पास किया गया है, जो इस वक्त सदर साहब के पास पेंडिंग है, असद कैसर साहब ने इस बात की भी पेशकश कर दी है कि जनाब अगर इसके अंदर भी तानु साडी मदद की लोड़ होवे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, और इसके अंदर कुछ शिकें हैं जिनको हम आईनी तरमीम के ज़रिए और ज़्यादा फोर्सफुल बना सकते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस इंटरव्यू के दौरान असद कैसर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन मरतबा इस इंटरव्यू के दौरान असद कैसर ने एक ऐसा तरला मारा है कि आपकी सोच होगी। वो ये कहते हैं कि जनाब इससे ज़्यादा आप बताएं हम क्या लचक का मुजाहरा करें, हम आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत के बताए हुए जो टाइम है उसके ऊपर इंतखाबात के लिए तैयार हैं, हम इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम इंतखाबात के लिए किसी तरह का कोई जोर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर आइन से ये इनहराफ है तो हम उसके लिए भी कोई ना कोई गिव एंड टेक करने की सिचुएशन में हैं। अब इस सिचुएशन में आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा जिन फिर गया है, ऐसा कौन सी चुड़ैल आ गई है, ऐसा कौन सा लश्कारा मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इमरान खान से लेकर तमाम टॉप टू बॉटम हर एक ही बात का इशारा दिया जा रहा है। असद कैसर इमरान खान साहब की तरफ से लिबर्टी चौक के अंदर जो खिताब उनकी तरफ से वीडियो लिंक पे किया गया, अगर आप सिर्फ उसी को देख लें तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा जो इंतखाबात हैं उनको अक्टूबर में कराने पर बिटवीन दी लाइन्स आमादा हो चुकी है। अदरवाइज इमरान खान को भी ये कहने की ज़रूरत न पड़ती कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई प्लान है, उनके पास कोई एक वजह है इंतखाबात को अक्टूबर में कराने के लिए, तो वो मुझे बताएं, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं इंतखाबात के इस मुतालबे से पीछे हट जाऊंगा। इसका मतलब ये है जनाब कि कुछ ना कुछ चीज़ों की जो है उसके अंदर कुछ उतल पुतल हो रही है, कुछ आगे आ रहे हैं, ताकि ये जो सिचुएशन है ये ज़रा थोड़ी सी इसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू भी दिया है, अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ इस इंटरव्यू में भी किया है कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझे नहीं पता कि इन इंतखाबात ये जो हैं ये कब होंगे, मुझे नहीं पता कि इन इंतखाबात के नताइज क्या होंगे,
مجھے نہیں پتا کہ ان انتخابات کے اندر الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ان انتخابات کے نتائج کو میں تسلیم بھی کروں گا یا نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ کہنا بہت ہی زیادہ قبل از وقت ہوگا۔ البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انتخابات کا انعقاد یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، اور یہ انتخابات اگر مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب کے جو دو نکتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو ملاقاتوں کا اعتراف کیا، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کے آرمی چیف انتخابات کے حوالے سے عمران خان کے موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ عمران خان صاحب سے یہی ذکر کر رہے تھے کہ جناب اگر آپ کو انتخابات چاہیے تو اس کے لیے آپ کو حکومت کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، یا وہ بارگین کرنا چاہتے تھے کہ جناب مجھے ایکسٹینشن ملے گی تبھی یہ جو الیکشنز ہیں یہ میں آپ کو دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو تمام تر گفتگو ہے وہ ختم ہوگی۔ اور دوسرا نقطہ ہے عمران خان صاحب کا نئے نظام کے حوالے سے، جس کے اوپر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا نظام نہیں چلتا جس میں وزیر اعظم کو اپنی پالیسیز پر عمل درآمد کا اختیار ہی نہ ہو۔ ایسا نظام نہیں چل سکتا جہاں وزیر اعظم کا اختیار فوج کے ساتھ مشترک ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کا پاکستانی سیاست کے اندر کردار ہے، پاکستان میں فوج کا کردار ختم کرنے کی خواہش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ 70 سال سے معاملہ جڑا ہوا ہے اور توازن کی ضرورت ہے، اور یہ توازن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک نئے سوشل کانٹریکٹ میں نہیں جائیں گے۔ یعنی عمران خان صاحب ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کا بھی ایک خواب ہے جو سینے میں سجا کے پھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر یہ جو ٹیکٹیکل شفٹ آیا ہے، جس کا اظہار اسد کیسر صاحب کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے اور جس کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور یہ جو ٹیکٹیکل شفٹ ہے یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اور اس کی کچھ وجوہات کا میں آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز کے اندر ذکر کر چکا ہوں۔ اور بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جہاں جہاں پر جب کوئی نہ کوئی ڈیڈ لاک آیا ہے تو اس ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی قوت یقینی طور پر میدان میں آئی ہے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل فگر ہو، پولیٹیکل جماعت ہو، یا پاکستان کی عدلیہ ہو، کسی نہ کسی نے سامنے آ کر اس باٹل نیکڈ سچویشن کا خاتمہ کیا ہے۔ اب موجودہ حالات میں حکومت اور عدلیہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر کل ایک اور ملاقات ہونے والی ہے، وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہے، اور ان دو ملاقاتوں کے درمیان جو آج کا دن تھا اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف نے خاص طور پر جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک پیغام دیا، اور پیغام بھی بڑا ہی واضح اور دو ٹوک ہے کہ کسی کو بھی پاکستان کی داخلی اور خارجی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب داخلی سلامتی اور خارجی سلامتی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والا سیاسی عدم استحکام پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو متاثر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کا پولیٹیکل سینیریو ہے، یہ پولیٹیکل سینیریو کسی بھی طور پر سازگار نہیں ہے پاکستان کی داخلی یا خارجی سیکیورٹی کے لیے، اور اس کے لیے کل ہونے والا اجلاس امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ذریعے یہ جو ایک نئی ڈاکٹرین، باجوہ ڈاکٹرین کے بعد ایک جو نئی ڈاکٹرین منظر عام پر آنے والی ہے، اس نئی ڈاکٹرین سے اب عمران خان صاحب کو یا موجودہ حکومت کو یا سپریم کورٹ کو کسی بھی جگہ پر اس سے کچھ خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وہ خدشات یقینی طور پر بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا فارمولا سامنے آ سکتا ہے جو شاید کسی کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ اور یہ جو ڈنڈا جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمانڈ سٹک ہوتی ہے 3.5 فٹ کی، وہی انفیکٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے ہی
तमाम लोग डरते हैं, क्योंकि अगर वो हरकत में आ जाए, अगर हकीकी मानों में ये न्यूट्रलिटी का दौर ख़त्म हो जाए, अगर हकीकी मानों में बेशक वन टाइम ही इसको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है लोगों की, वो इससे किसी तरह का कोई इख्तलाफ करेंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि सियासी मसाइल के साथ साथ उनके माशी मसाइल भी हल हो, और माशी मसाइल को कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त सिंगल हैंडेडली हल नहीं कर सकती। और शायद यही वजह है कि हुकूमत को एक मरतबा फिर IMF से मदद, IMF से वो जो उनका जो हम कह सकते हैं बेल आउट पैकेज, उसके हसूल के लिए अमेरिका से मदद मांगने की ज़रूरत पेश आई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब एवं जाके नहीं मिले अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ, खामखा जाके उन्होंने उनको इस बारे में नहीं कहा कि जनाब आप हमें मुश्किलात में आपकी वजह से हम आए, पाकिस्तान की इकॉनमी आपकी वजह से बुरे तरीके से मुतासर हुई है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी वॉर ऑन टेरर जो आपने हम पर इम्पोज की थी 20 साल वो जारी रही, उसकी वजह से जो है हमारी इकॉनमी ख़राब हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट आया है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी आई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हुई हैं, इसके अंदर भी आपका किरदार है। ये कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान को इस तरीके से बीच मझधार में अकेला छोड़ के खुद जाके बैठ जाएं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है, इसको इस तरीके से वुल्नरेबल कंडीशंस के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता। और ये बात बताने के साथ साथ इसहाक डार ने कान के अंदर जाके उनको ये बात भी बताई कि जनाब जून के अंदर हम IMF की जो पेमेंट्स हैं वो कर देंगे, उनसे कहें कि जनाब ये जो हमारा ये जो आखिरी आपके पास किस्त है इसको जारी करें, ताकि इसके नतीजे में हमारी जो दोस्त ममालिक की तरफ से जो हमें फाइनेंसिंग आनी है, $2 अरब सऊदी अरेबिया ने तस्दीक कर दी है, $1 बिलियन आ रहा है UAE की तरफ से, $2 बिलियन दे दिया है चाइना ने, जिसमें से तकरीबन $1.3 बिलियन पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र भी किए जा चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएं, हमें भी कुछ लोगों को आगे, हमने इलेक्शन ईयर है, हमने इलेक्शन में जाना है, हमें जो है वो ढोल बजाते हुए नहीं जाना, सिर्फ हमने सियासी कीमत नहीं अदा करनी, हमने अपने पोलिटिकल कैपिटल को किसी ना किसी तरीके से एक मरतबा फिर कैपिटलाइज भी करना है और उसको यूटिलाइज भी करना है। लिहाजा बेहतर यह है कि वो पंजाबी कहते हैं ना, साढ़े नाल पंगा नहीं है आपके लिए चंगा। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी ही एक जो बात है वो वज़ीर ख़जाना की तरफ से कही गई है। अब जो सिचुएशन है इस वक्त की, जो मौजूदा हालात हैं, वो यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ऑल एफर्ट्स सबको ऑल आउट जाके करनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब और उनकी जमात की तरफ से जिस लचक का मुजाहरा किया गया है, ये लचक बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस वक्त बांस पे ना चढ़े। अगर एक बंदा इस हद तक जो है वो लचक दिखाने के लिए तैयार है, तो उनसे बैठ कर गुफ्तगू को के ज़रिए चीज़ों को इंगेज करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बयानिए की तलाश के अंदर आप पूरे के पूरे निज़ाम को जो है वो दाव पर लगा दें। इमरान खान बनना मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सबके लिए एक फीजेबल ऑप्शन है। मौजूदा हालात में आगे बढ़ने के लिए अगर आपको अपने बदतरीन सियासी हरीफ के साथ भी बैठना पड़े तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ऑल्दो नेशनल असम्बली के अंदर ये तकरीर की गई है JUI के मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे मौलाना सादुर रहमान साहब की तरफ से कि जनाब हमने इमरान खान के साथ नहीं बैठना, ये गुफ्तगू का जो दरवाज़ा है वो हमारी तरफ से बंद है। लेकिन सियासत के अंदर ना दरवाजे बंद किए जाते हैं, ना खिड़कियाँ बंद की जाती हैं, और ना ही राब्ते बंद किए जाते हैं। सियासत नाम ही राब्तों की बहाली का है, और इस राब्तों की बहाली के लिए अगर जो थोड़ी बहुत पेशरफ्त करनी पड़े, अगर इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत लचक का मुजाहरा करना पड़े, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये घाटे का सौदा है। इसके लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेशक जो नई डॉक्ट्रिन है उससे खौफज़दा होकर ये हाथ आगे बढ़ाया है, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।